नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर असल में भारत पाकिस्तान के बीच जंग जैसे हालात के बाद हुआ क्या? जो हालात थे, जो एक तरह से सीज़फायर किया गया, उससे पहले क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ हुआ और राफेल को लेकर के जो बातें कही थी पाकिस्तान ने, क्या वो सच थी या झूठ थी? और इन सवालों पर विवाद और भी ज्यादा तब बढ़ता चला गया जब बीजेपी के ही नेता इस पर सवाल उठाने लगे। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं ने तो बाकायदा ये क्लेम कर दिया कि 5 राफेल विमान गिरा दिए पाकिस्तान ने। हालांकि उनकी बातों पर हम क्यों यकीन करें, और यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या सच्चाई उनकी बातों में, क्या झूठ है, वो सिर्फ सेना या फिर सरकार बता सकती है। पर सरकार तो कुछ बताने को राजी नहीं है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बयान आ गया है सेना की तरफ से। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते समय जो स्टेटमेंट दिया है, उसने देश भर में तहलका मचाया हुआ है। आप देख रहे होंगे 2 दिन से लगातार उनका बयान सुर्खियों में है, लगातार उनका बयान चल रहा है। और यानी कि जो भारत पाकिस्तान संघर्ष में विमान गिरने पर जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे थे और बार बार पूछे थे, कि आखिरकार उसका अब जवाब मिल ही गया है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या रक्षा प्रमुख ने मोदी जी के द्वारा गढ़े गए पूरे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है? क्या है उनके बयान के पीछे की सच्चाई, और आखिरकार अभी तक सरकार क्यों नहीं बता रही है कि उनके बयान के पीछे की सच्चाई क्या है? और जो जनता जवाब जानना चाहती है, वो क्यों जवाब नहीं देना चाहती है सरकार? और अब क्या, अब जो खुलासा किया है सेना प्रमुख ने, क्या उसके बाद मोदी जी उस जिम्मेदार मंत्री की का इस्तीफा लेंगे? क्या उस जिम्मेदार इंसान का इस्तीफा लेंगे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले तो यही जो रक्षा प्रमुख ने बयान दिया ब्लूमबर्ग में कि वो सीडीएस साहब ये कह रहे थे कि ज़रूरी ये नहीं है कि राफेल गिरा कि नहीं गिरा, ज़रूरी ये है कि हमने क्या सीखा और उसके बाद फिर क्या किया। तो यानी कि उन्होंने माना कि शुरुआत में हमसे गलतियाँ हुई, लेकिन हमने उन गलतियों को तुरंत ठीक किया, उन गलतियों से सीखा। लेकिन क्या वास्तव में सर देश को ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि राफेल गिरा या नहीं गिरा? और क्या सरकार को ये जवाब देने की जरूरत नहीं है? जय संविधान। देखिए निधि, जब ये प्रश्न किसी से पूछा जाए, मान लीजिए मुझसे पूछा जाए या आपसे पूछा जाए कि राफेल गिरा या नहीं गिरा, या तो गिरा या तो नहीं गिरा। ये तो नहीं हो सकता कि गिरा भी और नहीं भी गिरा, ऐसा तो नहीं हो सकता। या तो गिरा या नहीं गिरा। भाई अगर नहीं गिरा तो बड़े कॉन्फिडेंस से आए और प्रधानमंत्री महोदय बोले, जयशंकर साहब बोले, डिफेंस मिनिस्टर बोले और पूरे कॉन्फिडेंस से बोले कोई राफेल नहीं गिरा और जिन लोगों ने झूठ बोला उन पर मुकदमा हम दायर करते हैं। और आइए हम संजय शर्मा को और जितने ये जर्नलिस्ट हैं उनको बुलाते हैं और जितने राफेल हमने खरीदे गिनवाते हैं, पूरे राफेल, और एक खरोंच नहीं लगी है। भाई अगर मान लीजिए कोई कहे, वैसे मेरे पास कार नहीं है आजकल, अगर कोई कहे कि स्वामी साहब आपकी कार ने टक्कर मार दी और आप देखिए उसमें आपके डेंट पड़े, मैं कहूंगा देख लो मेरी गाड़ी में एक डेंट मिल जाए तो कहीं टक्कर हुई है, इसका माने कोई टक्कर नहीं हुई है। भाई अगर राफेल या तो गिरे हैं या नहीं गिरे, और हेड काउंट से वो पता चल सकता है। पहली बात तो ये। अच्छा, सीडीएस साहब एक प्रोफेशनल फाइटर हैं, वो सेना के आदमी हैं। भाई वो राजनीतिज्ञ तो है नहीं कि घुमाए फिराएं। अब जब ब्लूमबर्ग ने ये प्रश्न पूछा, अब बड़ा सिंपल प्रश्न था और ये सब लोग पूछ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं, विश्व जानना चाहता है कि भाई चीन के जो फाइटर प्लेन्स हैं उनके शेयर प्राइसेस 50% बढ़ गए और राफेल के गिर गए, इंडोनेशिया ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये पूरे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है वेदर राफेल इज ए गुड प्लेन और नॉट। अच्छा, अब सीडीएस बेचारे क्या जवाब देते हैं अगर उनसे पूछा गया राफेल गिरा कि नहीं गिरा। चलिए, उन्होंने बड़ी चतुरता से, बड़े बुद्धिमानी से, जो सीडीएस लेवल के अधिकारी हैं तो बुद्धिमान तो होंगे ही, उन्होंने ये कहा कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है गिरा कि नहीं गिरा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कमी थी उसको पूरा कर लिया गया। लेकिन देखिए, पूरे सम्मान के साथ सीडीएस को, पूरे सम्मान के साथ और उनके शान में कोई गुस्ताखी न करते हुए, मैं एक तुलना करना चाहता हूं। सीडीएस साहब से नहीं कर रहा हूं, सीडीएस साहब के लिए मेरा प्रणाम है। और वैसे भी आजकल अगर सेना से आप प्रश्न पूछ लें तो आप देशद्रोही, तो वो मुद्दा नहीं है। मान लीजिए मैं अपने बचपन को याद करता हूं, मैं रिजल्ट लेके आता स्कूल से और मेरी माँ पूछती, बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा, पास हुए या फेल। अब मैं ये जवाब देता कि देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है मैं पास हुआ कि फेल, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने पता चला लिया कि किस कारण से
अरे भैया, माँ 4 थप्पड़ ऐसा मारती, सीधा सा प्रश्न पूछा है, सीधा प्रश्न का जवाब दो, पास हुए या फेल हुए। तो ये वाला तो, लेकिन सीडीएस साहब तो देखिए भाई प्रोफेशनल आदमी है, कोई राजनीतिज्ञ तो है नहीं। अगर मोदी जी से पूछा गया होता तो वो प्रेम शुक्ला की तरह कुछ करने लगते, गाली देने लगते, इधर उधर अपनी ऊट पटांग बातें करने लगते। उन्होंने जो प्रश्न किया वो, लेकिन देखिए उनकी बात का मतलब निकाला जाए, सीडीएस साहब की बात का मतलब निकाला जाए। और मैं देखिए मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूं, तो मैं तो देखिए हर बात का केवल विश्लेषण करता हूं, क्या व्हाट ही सेड एंड व्हाट डज इट मीन। देखिए उसका मतलब यह है, अगर राफेल न गिरा होता तो स्पष्ट कहते राफेल नहीं गिरा। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। इसका माने कुछ ना कुछ तो मामला गड़बड़ है, हमें नहीं पता। अब तो सीडीएस साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, अच्छा कह कोई नहीं रहा है, ये कोई नहीं कह रहा है कि नहीं गिरा। अगर नहीं गिरा तो मामला यहीं शांत हो जाता है, यहीं दब जाता है। लेकिन अगर सब लोग ये कह रहे हैं ये राष्ट्रद्रोह है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है, इसलिए ऐसे प्रश्न मत पूछिए। अरे भैया, उस बेचारे राफेल के जो डसॉल्ट करके कंपनी है उसके शेयर प्राइसेस गिर गए हैं, और उससे लोगों कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं। आपका एक सेंटेंस के राफेल नहीं गिरा, उसके शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। वो तो आपका पुराना मित्र है भाई, फ्रांस तो आपका मित्र है, जिससे आपने 600 करोड़ का प्लेन 1600 करोड़ में खरीदा है। और उसमें कितना लेन देन हुआ, क्या हुआ, वो तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, तो मैं आरोप भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन सीडीएस साहब ने जो प्रश्न पूछा, एक प्रोफेशनल फाइटर के लिए, एक आर्मी मैन के लिए वही बेस्ट जवाब था। इसके अलावा निधि कोई पूछे, आपसे भी अगर ये प्रश्न पूछे, और मान लीजिए आप सीडीएस होती, आप क्या जवाब देती? या तो जवाब देती कि नहीं गिरा। अच्छा गिरा होता, आपको पता है कि गिरा है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि गिरा है, तो वहां जाके मेरा वही हाल होगा जो रावत साहब का हुआ था। वो भी सीडीएसई से, फिर उनका प्लेन क्रैश कर गया था, जस्टिस लोहिया का हुआ था। तो देखिए रिस्क कौन लेगा आज के तारीख में? तो देखिए भारतवर्ष का 142 करोड़ आदमी जो है वो बड़ी खतरे में अपना जीवन काट रहा है। किसकी जीप पलटा दी जाए, किसको गाली दे दी जाए, किसको पीट दिया जाए, किसी का सिर फोड़ दिया जाए। तो सीडीएस भी उन सब डरों से दूर तो है नहीं। तो उन बेचारों ने उनके सामने जो मौजूद था, लेकिन उन्होंने एक बात जो कही वो बड़ी भयंकर है, बड़ी गंभीर है। उन्होंने कहा इनिशियली वी मेड सर्टेन मिस्टेक्स बट वी रेक्टिफाइड इट। इसका मतलब कुछ गलतियां हुई, कुछ नुकसान हुआ। अब वो क्या नुकसान हुआ, ये भी उन्होंने कहा कि हमने उसको रेक्टिफाई किया, और रेक्टिफाई करने के बाद जब हमने वेल प्लान्ड ऑफेंसिव किया और पाकिस्तान को हम तोड़ देते, उस समय युद्ध विराम कर दिया। भाई 3 ही दिन तो युद्ध चला। 3 दिन में पहले जो आप जिसको क्रेडिट ले रहे हैं मोदी जी, और जिसको भारतीय जनता पार्टी किस चीज का क्रेडिट ले रही है, 7 तारीख को 25 मिनट के अंदर हमने उनके 9 आतंकवादी ठिकानियों को खत्म कर दिया। यही कह रहे हैं ना, इसका माने इनिशियल स्टेजेस में दे आर क्लेमिंग दैट दे आर सक्सेसफुल। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, जो एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने पहले ही रात में 25 मिनट में पाकिस्तान को छक्के छोड़ा दिया। और डिफेंस सीडीएस क्या कह रहे हैं, इनिशियली हमसे गलती हुई। इसका माने इनिशियली गलती हुई, क्या गलती हुई, क्या गलती हो सकती हो? देखिए एयरफोर्स की तो शौर्यता पे, इस पे तो कोई डाउट नहीं, उन्होंने टारगेट्स को हिट कर दिया। इसमें तो कोई, किसी भारतीय को, किसी विदेशी आदमी को यह शक नहीं होगा कि हमने टारगेट्स को हिट किया, हमारे एयरफोर्स ऑफिसर्स को पढ़ा। लेकिन टेररिस्ट को अगर एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन बता दिया गया तो टेररिस्ट तो भाग गए। मानना ऑब्जेक्टिव तो आपका टेररिस्ट को था, तो टेररिस्ट अगर भाग गए तो बिल्डिंग अगर आपको तोड़नी थी यार, तो ऐसे ही तो आप पहले आपने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है और ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। यार वी आर नॉट कंसर्न, आप बिल्डिंग तोड़ें, उनकी 5 स्टार होटल तोड़ दें, उनसे हमें मतलब नहीं है। वी वांट टेररिस्ट टू बी किल्ड एंड दैट वाज द टास्क। वो एयरफोर्स कर सकती थी, उस टास्क को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने ध्वस्त कर दिया और नुकसान पहुंचा। इसीलिए सीडीएस ने कहा initially certain mistakes were made. Certainly what mistakes were made, that were made by जयशंकर। बिल्कुल सर, और यही सवाल उठ रहा है कि क्या मिस्टेक हुई ऐसी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई और उसको हमने बाद में सुधारा।
तो यही जवाब तो जनता जानना चाहती है। और यही सवाल जब राहुल गांधी ने पूछा था तब तो उनको एंटी नेशनल और पाकिस्तान परस्त कहा गया था। अब तो सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ गिरे हैं विमान। तो क्या सर स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कुछ ऐसा छुपाया जा रहा है देश से जो सामने आ गया तो सरकार की साख पर बट्टा लग सकता है? देखिए, ये बात तो हर आदमी जानता है और हम भी जानते हैं भाई। अगर हम मान लीजिए किसी को 4 मुक्के मारेंगे तो एक आध मुक्का तो वो भी मारेगा ना, या वो 4 मुक्के मारेगा, हम 1 मुक्का मारेंगे, या हम 4 मारेंगे वो 1 मारेगा। अच्छा, ये कोई नहीं कहता कि हमने 4 मुक्के खाए। जो पिट के भी आता है और जिसकी आंखें सूजी होती है वो भी आज कहता है कि मैंने आज उसको जाके तोड़ दिया। ये दूसरी बात है कि बाकी मोहल्ले वाले कहते हैं नहीं यार, तोड़ के नहीं आया, टूट के आया है, इसी को लोगों ने तोड़ दिया। तो ये तो पाकिस्तान भी कहेगा, भारतवर्ष भी कहेगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि ये जो घटना घटी है इससे विश्व ने कैसे रिएक्ट किया। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट साइंस में देखते हैं इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, एनवायरनमेंट क्या कह रहा है। जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका जो एसोसिएशन है उसमें हमेशा 95% कंट्रीज मुस्लिम हमारे साथ खड़े रहते थे। इस बार केवल 3 देश हमारे साथ खड़े हैं, बाकी सब पाकिस्तान के साथ। रूस ने रक्षा समझौता कर लिया, चीन ने भारतवर्ष को धमकी दे दी, जैसा सूत्र बता रहे हैं। जो हमने कहा हम पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, उन्होंने कहा तुम अगर पाकिस्तान का पानी रोकोगे हम तुम्हारा पानी रोक देंगे, और ब्रह्मपुत्रा के ऊपर उन्होंने डैम बना लिए हैं। अरे मैं तो मोदी जी से एक निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ी इज्जत उनकी करता हूं, महाराज अपने को विश्वगुरु कहना छोड़ दीजिए और यूक्रेन के प्रेसिडेंट को अपना गुरु बना लीजिए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिसको हम लोग जोकर कहते थे, उस आदमी ने दिखा दिया मर्दानगी क्या होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को धमकी देके आया वो आदमी, रूस से झुका नहीं। और आपको पता होगा परसों के दिन उसमें स्मगल्ड ड्रोन्स जो स्मगल करके लाए हैं ड्रोन्स, उससे इतना बड़ा अटैक किया है रूस के ऊपर कि उनका मॉस्को का एयरबेस तबाह कर दिया उसने। नेटो उसके खिलाफ, अमेरिका उसके खिलाफ, रूस उसके खिलाफ, चीन उसके साथ नहीं, लेकिन मर्दानगी, और उसने अपनी इज्जत बढ़ा ली। अरे यार, या तो पंगे लो मत। अगर मान लीजिए किसी को भी लगता है, मुझे ही लगता है कि कोई पहलवान है और मेरे को कुछ कह रहा है, तो मैं कहूंगा यार छोड़ो यार, पिटपिटा जाऊंगा, क्या फायदा, अभी तो जरा सी बेइज्जती हो रही है और ज्यादा हो जाएगी। अब वहां तुमने पहले तो जाके वहां पे अपना वो कर दिया। G7 का जो सम्मेलन हो रहा है, जिसमें वी वेर ऑलवेज इनवाइटेड एज ए स्पेशल गेस्ट, कनाडा इज नॉट रेडी टू इनवाइट अस। कनाडा आपका दुश्मन है, अमेरिका आपसे पंगे ले रहा है, चीन आपका दुश्मन है, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। बेगम हसीना, जो शेख हसीना है, उनके खिलाफ बांग्लादेश कोर्ट में ट्रेजन का केस चल रहा है और ओपन कोर्ट में चल रहा है, जो पूरा विश्व देखे, और आपने उनको शरण दे रखी है। ये कौन सी डिप्लोमेसी है भाई? शेख हसीना से कोई, भाई हमारे व्यक्तिगत रिलेशन न शेख हसीना से है, न मोहम्मद यूनुस से है, न डोनाल्ड ट्रंप से है, न बाइडेन से है। हम तो जो भारत के हित में होगा वो करेंगे, और यही प्रधानमंत्री को करना चाहिए। तो शेख हसीना से इतनी मित्रता क्यों? क्या अडानी के प्रोजेक्ट्स की वजह से? कि अगर आपने शेख हसीना को सौंप दिया और शेख हसीना अरेस्ट हो गई तो अडानी के साथ के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की कलई खोल देगी, और उसके बाद मोदी जी को भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए शेख हसीना को आपने शरण दे रखी है। अगर कल मान लीजिए बांग्लादेश शेख हसीना को उठा के ले जाए यहां से, तो क्या आप उससे भी लड़ाई लड़ेंगे? तो देखिए, मुद्दा यह है कि आज के तारीख में भारतवर्ष बिल्कुल अलग अलग पड़ गया है। ऐसा कैसा विश्वगुरु है जिस विश्वगुरु का एक भी साथी नहीं? देखिए, हम मोदी जी की इसलिए इज्जत करते हैं, हमारे देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, और हम चाहते हैं कि वो विजयी हो और देश विजयी हो। हमने वो मर्दानगी अपने देश की देखी है आज तक। अटल जी के जमाने में भी हमने इतनी कमजोरी नहीं देखी थी जो आज के तारीख में मोदी जी के समय में हम देख पाए। और जिस प्रकार से हर मुंह जो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और इनके भक्त, इतनी ज्यादा बेहूदगी पे अब लोग उतर आए हैं, इतनी ज्यादा बेहूदगी पे उतर आए। इनके हर प्रवक्ता को देखिए, चाहे वो शहजाद पूनावाला हो, चाहे वो प्रेम शुक्ला हो, चाहे वो के शर्मा हो, चाहे वो शाजिया इल्मी हो, कभी मारपीट पे उतर आती हैं, कभी कपड़े फाड़ने लगती हैं दूसरों के, कभी माइक छीन लेती हैं, कभी गाली गलौज करने लगती हैं।
माने पागलपन के दौरे इन लोगों को पड़ने लगे। इसका मतलब यह है कि अब ये लोग दे हैव गॉन, और मोदी जी को जो बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है और जो उनको संदेश मिल रहा है, बाकी चुनाव आयोग उनके पास है, बेईमानी तंत्र उनके पास है, बाकी जो हो जाएगा तो भगवान जानता है क्या हो जाएगा। लेकिन असली मुद्दा यह है कि इस बार पहली बार 77 साल के स्वतंत्र इतिहास में भारतवर्ष के ऐसी स्थिति बनी है कि भारतवर्ष बिल्कुल अलग थलग पड़ गया है।